व्हाट्सअप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी IQ। देखिए यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है एक्सक्यूज। ये इतना खतरनाक वर्ड है, अगर इसको लाइफ में आपने अपनी हैबिट बना लिया है तो ये आपको एक ऐसी जगह ले जाके रख देगा कि जहां से आप कभी उबर नहीं पाओगे। क्योंकि हर समय अगर आपने एक बार आदत बना ली इस वर्ड को यूज करने की, अगर कोई भी आदमी को ये आदत पड़ जाती है एक बार, तो फिर चाहे छोटी प्रॉब्लम हो और फिर चाहे बड़ी प्रॉब्लम हो, तो हर टाइम ये वर्ड यूज करना स्टार्ट कर देता है। मान लीजिए पढ़ने की बात आ गई है, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ यार? मेरा सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरे दोस्तों ने मुझे पढ़ने नहीं दिया। मेरा सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरे मम्मी पापा मुझे और कामों में लगाए रखते थे, मेरे घर वाले मुझे पढ़ने नहीं देते थे। अगर एक बार ये आदत बननी स्टार्ट हो गई तो फिर आपको इतनी प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाएगी कि आपको ये समझ में नहीं आएगा कि अब इससे निकलना क्या है। क्यों? क्योंकि इस आदत में आपको हर टाइम आपको एक बिल्कुल सिंप्लिसिटी दिखेगी। मतलब कोई भी काम करने में आपको डिफिकल्टी लगेगी, आप हर टाइम एक्सक्यूज ढूंढा करेंगे कि कोई अच्छा सा एक्सक्यूज बना देता हूं जिससे मुझे ये काम न करना पड़े। तो देखिए 1000 एक्सक्यूज बना सकते हैं आप किसी काम को न करने के, पर यार कोई एक तो रीजन ढूंढ लीजिए जिससे कि वो काम करना हो। बस एक रीजन ही आपको काफी है किसी काम को अंजाम पहुंचाने के लिए, आपको अपना गोल अचीव करने के लिए। तो हो सके तो इस वर्ड को अपनी लाइफ में से निकाल के फेंक दे और हमेशा अपना अगर कोई कमिटमेंट कर ले तो उसे पूरा करने की कोशिश करे, तभी आपको रिजल्ट मिल पाएंगे, तभी आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो पाएंगे। ओके, तो आज 7 जून है, देख लेते हैं हमको कौन कौन से द हिंदू का आर्टिकल और फिर एनालिसिस करना है न्यूज का। यहां पे देख लीजिए, ये एक मिनट, ये देखिए स्टडी IQ के पेन ड्राइव और टैबलेट के कोर्सेज अवेलेबल है। आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो खरीद सकते हैं और अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो यहाँ पर कॉल कर उसको क्लियर कर सकते हैं। ये वाला आर्टिकल यहाँ पर इसरो ने अभी हैवीएस्ट सैटेलाइट लॉन्च किया है, उससे रिलेटेड इस आर्टिकल को काफी अच्छे से देखेंगे। हालांकि कल भी हमने न्यूज डिस्कशन में डिस्कस किया था। आज कई टेक्नोलॉजिकल टर्म यहाँ पे है जो आपके माइंड में क्लैरिटी लेके आएगी। ये वाला आर्टिकल न्यूक्लियर पावर से रिलेटेड है। वर्ल्ड में अगर दूसरी कंट्री को देखा जाए, जापान को देख लीजिए, USA को देख लीजिए और जर्मनी को देख लीजिए, सब न्यूक्लियर पावर से दूर होते जा रहे हैं। पर हमारी कंट्री में नए नए न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट लगाने की बात चल रही है। तो इस वाले आर्टिकल को भी अच्छे से देखेंगे, कौन कौन से फील्ड में हम कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया में कहां कहां पर है, तो वो सारे आर्टिकल को बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। और कहां पर डिजास्टर हुए हैं आज तक जिसकी वजह से न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर लोगों के मन में आशंका रहती है कि इसको नहीं लाना चाहिए, इन्वायरमेंट पे क्या इंपैक्ट पड़ता है इसका, वो सारी चीजें हम यहाँ पर अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके, ब्रेक्जिट हुआ, ब्रेक्जिट होने के बाद में क्या हुआ, ब्रिटेन जो हुआ यूरोपियन यूनियन से एग्जिट हो गया। तो फिर यहाँ पे बहुत ही एक अनप्रेडिक्टिव टाइप का एनवायरनमेंट बना हुआ था कि इस गवर्नमेंट को आगे चलना है या फिर यहाँ पे इलेक्शन करा देने चाहिए। तो फिर बात क्या आ गई कि इलेक्शन कराते हैं। तो इलेक्शन कराने की बात की, यहाँ की प्राइम मिनिस्टर जो है थेरेसा मे, उन्होंने इलेक्शन की बात रख दी। तो अभी यहाँ पे इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो उसी के ऊपर आर्टिकल लिखा गया है कि उन्होंने जिस तरीके से सोचा था कि इलेक्शन कराऊंगी, जीत के आऊंगी, पर लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है आज की डेट में यहाँ पे। तो उससे रिलेटेड आर्टिकल आप देखिए, कल भी इलेक्शन, अभी इलेक्शन होने वाले हैं, शायद कल होने वाले हैं, तो फिर उससे बाद में फिर आर्टिकल आएगा, तो तब इसको देख लेंगे अच्छे से। वैसे भी उनका इंटरनल पॉलिटिक्स है तो उसमें हमारा कुछ बनता नहीं है। ओके, ये वाला आर्टिकल यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड और इंडिया के साथ में जो एग्रीमेंट करने की बात चल रही थी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, हमने कल भी डिस्कस किया था, 2-3 दिन पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। ये आर्टिकल कई बार डिस्कस कर चुके हैं, एक बार देख लीजिए। यहाँ पे ये हो गया कंप्लीट यूरोप, ठीक है ना। तो यूरोप हो गया यहाँ पे। तो यूरोप में से देखिए, ये तो ब्रिटेन निकला, वो हम लोगों ने देख लिया था। यूरोपियन यूनियन के साथ में हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के चक्कर में काफी टाइम से, मैंने आप लोगों को बोला था अभी यहाँ पे इससे रिलेटेड समिट भी होने वाली है इंडिया में, दिल्ली में, तो वो चीजें हमने डिस्कस करी थी। देखिए जब से यहाँ से इसके निकलने की बात चल रही है यूके की, तो तब से फ्रांस और जर्मनी, खासकर दो ये ताकतवर कंट्री यहाँ पे काफी, जिनके पास में पावर है और अच्छे खासे रिसोर्सेज भी हैं, इनके ऊपर पूरा मतलब मजोमदार आ गया। तब से इन्होंने क्या करने जा रही हैं, ये सोच रहे हैं कि इंडिया का भी किसी न किसी तरीके से इनके साथ में पैक्ट साइन हो जाए यूरोपियन यूनियन के साथ में, जिससे कि आराम से ट्रेड हो सके। क्योंकि इंडिया आज की डेट में इमर्जिंग मार्केट है और आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से इंडिया को ब्राइट स्पॉट बोला जाता है वर्ल्ड की इकोनॉमी में। उसके अलावा देखिए जर्मनी जो है हमारी कई जगह हेल्प करता है, सोलर सिस्टम में ले लीजिए, और भी मतलब बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं, स्किल डेवलपमेंट में ले लीजिए, जर्मनी हमारी बहुत हेल्प करता है। तो जर्मनी एक तो हो गया अलग से किसी कंट्री के साथ में पैक्ट लगा के चलना, एक हो गया यूरोपियन यूनियन के साथ में मिलकर काम करना। क्योंकि यूरोपियन यूनियन का पार्ट है तो वहां पे उनको ये सबसे बड़ी सीधी सा सॉल्यूशन यही दिखता है, अगर यूरोपियन यूनियन किसी तरीके से इंडिया के साथ में पैक्ट साइन कर ले तो आराम से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, फिर सारी कंट्री के साथ में इंडिया का ट्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा। आज की डेट में देखिए यूरोपियन यूनियन के अपने खुद के रूल और रेगुलेशन है, अगर वहां पे किसी को ट्रेड करना है तो वो सारे रूल और रेगुलेशन फॉलो करके चलने पड़ेंगे, ठीक है। तो उन सब चीजों को देखते हुए कई सारी प्रॉब्लम आती है जिसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश की जा रही है कई सालों से, तो उसी के बारे में यहाँ पे आर्टिकल में डिस्कस किया गया है।
इसके अलावा एक और प्रॉब्लम उभरती हुई आ रही है यहाँ पे जो जिक्र किया गया है, हम इससे भी रिलेटेड आर्टिकल पहले डिस्कस कर चुके हैं, आप लोगों ने जो लेक्चर देख रहे हैं उनको पता होगा। बीआईटी से रिलेटेड ये है बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। तो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी से इंडिया आज की डेट में बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है काफी सारी कंट्रियों के साथ में। ये ट्रीटी क्या होती है? ये ट्रीटी ये होती है अगर कोई बाहर की कंट्री इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करती है, इन्वेस्टमेंट करने के बाद में अगर उसको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो रही है किसी भी तरीके से, जैसे हमारे यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम है, जैसे लैंड एक्वाजिशन से रिलेटेड ले लीजिए, इन्वायरमेंट से क्लियरेंस से रिलेटेड ले लीजिए, या फिर ट्राइबल इशू से रिलेटेड ले लीजिए। अगर कोई यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाना चाह रहा है और उसको कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो अगर उसका सॉल्यूशन निकाला जाएगा, अगर उसका सॉल्यूशन निकाला जा रहा है उस प्रॉब्लम का, तो इंडियन कोर्ट के हिसाब से निकाला जाएगा। ठीक है, नॉर्मली अगर हम बायलैटरल ट्रीटी साइन करके रखते हैं तो ये क्या हो सकता है, यहाँ से इंटरनेशनल कोर्ट में भी जाया जा सकता है। तो इसीलिए इन ट्रीटी से हम बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है इंटरनल, तो वहां पे हमारे ही कंट्री में उसको सॉर्ट आउट किया जा सके। तो ये हमारे लिए तो सही है क्योंकि हमारा कोर्ट है, हम सारी चीजें समझते हैं यहाँ पे। पर लेकिन जो बाहर की कंट्री अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही है, उनके लिए तो ये क्वेश्चन मार्क लगा देता है उनके ऊपर। क्यों? क्योंकि जो सेटलमेंट होगा वो यहाँ के कोर्ट के हिसाब से होगा, वो बाहर इंटरनेशनल कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। तो जर्मनी भी इस तरीके कई इशू फेस कर रही है। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे इस बात का भी जिक्र किया गया है कि अगर ये यूरोपियन यूनियन के साथ में अलग से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सेट कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन निकलेगा। दूसरा जिक्र किया है आईएसडीएस का, इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट। ये यहाँ पे यूरोपियन यूनियन में फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर कोई कंट्री इस तरीके से प्रॉब्लम फेस कर रही है तो वहां की लोकल रूल और रेगुलेशन को फॉलो कर सकती है। अगर वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो बाहर भी जा सकती है। जबकि इंडिया का आप लोगों ने देखा बिल्कुल अपोजिट फंडा था यहाँ पे जो हम लोगों को देखने को मिल रहा था। ये मैकेनिज्म जो आईएसडीएस की है, ये इनकी सिंगापुर के साथ में चल रही है। देखिए कई सारी कंट्री क्या करती हैं, अपना अलग अलग भी सेटलमेंट कर लेती हैं। जिस तरीके से मान लीजिए इंडिया में जा रही है तो अपनी अलग अलग कंडीशन रखेगी, मतलब हम इंडिया और यूरोपियन यूनियन साथ में मिलकर काम कर रहे हैं तो उनकी अलग अलग कंडीशन आएगी कि हम इस तरीके से वर्क कर सकते हैं, क्योंकि सबके जो रूल और रेगुलेशन है सबके अलग अलग होते हैं। तो उस बेस पे वर्क कर सकते हैं। किसी एक कंट्री के साथ में किसी और तरीके से कर लिया, दूसरी एक कंट्री के साथ में किसी और तरीके से कर लिया। तो टोटल पर्पज होना चाहिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब किसी भी तरीके से जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके ताकि वो कंफर्टेबल फील करे अगर किसी और कंट्री में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। ठीक है, तो थोड़ा मैप आप लोग देखते रहिए, हमेशा मैप के बारे में पूछा जा सकता है। नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, स्कैंडिनेवियन कंट्री भी बोला जाता है इनको, याद रखिएगा। यहाँ पे डेनमार्क हो गया। थोड़ा थोड़ा सा मैप को देखते रहा कीजिए, सारे मैप ऐसे ही याद हो जाएंगे, रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आर्टिकल न्यूक्लियर पावर से रिलेटेड है, सुव्रात राजू और एमवी रमन जी के द्वारा लिखा गया है। ये खासकर इसी फील्ड से रिलेटेड है। तो यहाँ पे इन्होंने काफी अच्छे व्यूज देने की कोशिश की है यहाँ पे, और कई सारे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी हम लोगों को देखने को मिलेगी। और इसके साथ में मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या डिफरेंस है वो भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, हालांकि यहाँ पे फ्यूजन का जिक्र किया गया है, तो फ्यूजन क्या होता है वो भी आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा मैं। तो देखिए यहाँ पे अभी थोड़ा सा इसको आर्टिकल को आगे चलने से पहले एक बार देख लेते हैं हमारे यहाँ पे क्या क्या प्रोडक्शन है। यहाँ पे टोटल देखिए आज की डेट में है 31 जैन 2016 का यहाँ पे जिक्र किया गया है जो पावर जनरेशन का है। ठीक है, तो इसके हिसाब से देखा जाए कोल है यहाँ पे, ठीक है, कोल का ही है लगभग 60%, हाइड्रो का लगभग कितना है 14%, गैस का लगभग कितना है 8%, और इसके अलावा न्यूक्लियर देख लीजिए यहाँ पे लगभग कितना है, ये 1.8 या 2 मान सकते हैं इसको लगभग, डीजल के द्वारा। फिर ये है रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी में भी आप लोगों को अलग अलग याद रखना है, विंड का सबसे ज्यादा यहाँ के आज की डेट में, फिर सोलर पावर है, फिर बायो पावर है, और फिर स्मॉल हाइड्रो है। ठीक है, फिर वेस्ट से जो पावर बनाई जाती है वो भी है। तो इनमें भी आप कई बार डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने के लिए आ सकता है कि कौन सी से ज्यादा प्रोड्यूस होती है, कोल से होती है या फिर हाइड्रो से होती है, गैस से होती है। तो इससे थोड़ा सा इनको याद रखने की कोशिश कर दिएगा। ठीक है ना, तो अपना कोई भी अपना इस तरीके का शॉर्टकट बना लीजिए जिससे आप लोग याद रख सकते हैं इनको अलग और इनको अलग। ओके, अगर कोई बनाते हैं इस तरीके का शॉर्टकट देख कमेंट बॉक्स में भी शेयर कर दिया कीजिए जिससे दूसरों को भी फायदा हो जाए। और यार आंसर आप लोग दे नहीं रहे हैं, मतलब कल की वीडियो भी लगभग 25 से 30 हजार आदमी देख रहे हैं, और जो आंसर आ रहे हैं वो लगभग कितने आ रहे हैं, ओनली लगभग 150 आंसर आ रहे हैं निकल के मुश्किल से। तो आंसर दीजिए यार कमेंट बॉक्स में, कम से कम आप लोगों का रिवीजन भी होगा उस तरीके से। और नीचे जो कमेंट करते हैं उनके आंसर पढ़ा कीजिए, कितने अच्छे अच्छे आंसर लिख रहे हैं सब कमेंट बॉक्स में। ओके, इसके अलावा न्यूक्लियर पावर प्लांट देख लेते हैं। देखिए हमारे यहाँ पे ये कुछ न्यूक्लियर पावर प्लांट दिए गए हैं, इनके साथ में इन प्रोग्रेस है, मतलब जो ऑपरेशन में है और अंडर कंस्ट्रक्शन दोनों चल रहा है। देखिए जैसे यहाँ पे बात चल रही है ये मतलब रावत बाटा हो गया राजस्थान में, ठीक है, तारापुर हो गया कहाँ पे, महाराष्ट्र में, नरोरा हो गया यूपी में। तो इस तरीके से यहाँ पे एक तो आप लोगों को ऊपर वाला दिख रहा है, ये नीचे वाला जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, मतलब इतना तो आज की डेट में वर्क कर रहा है यहाँ पे। और नीचे वाला क्या है, ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में चल रहा है। ठीक है, इसके साथ में केगा हो गया कर्नाटका में। कई बार क्या आ जाता है कि नाम आ जाता है पहले, यहाँ आ गया रावत बाटा कहाँ पे है, ये आगे ऑप्शन दे देंगे आपके कि मैच करो, या दे देंगे आपको कि ये यहाँ पे है, यहाँ पे है, मैच करके बताइए सही है या गलत है। तो 2-3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, कुंदकलम तमिलनाडु में हो गया। तो इस तरीके से याद रखने की कोशिश कीजिए कि किसी भी तरीके से उनको मतलब भूले ना आप लोग, कोई भी एक्रोनिम बना लीजिए।
यहाँ पे दे रखा है, देखिए काकरा पर हो गया गुजरात में, कलपक्कम भी तमिलनाडु में हो गया। तो थोड़ा सा याद रखने की कोशिश कीजिए कौन कौन से एरिया में कहाँ पे कौन कौन सा पावर प्लांट है। ओके, अब देख लीजिए आर्टिकल देख लेते हैं थोड़ा अपना। आर्टिकल में देखिए रिसेंट हमने कई कई सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट रिएक्टर बनाने की बात कही गई है। तो हम लोग तो इस पे प्रोग्रेस हो रहे हैं, अपना अलग तरीके से हम लोग बढ़ रहे हैं, पर लेकिन कई सारी कंट्रियां जो इससे आगे जो इससे पीछे हट रही हैं। अभी ये ईयर भी अच्छा नहीं रहा है पावर प्लांट से रिलेटेड। देखिए दो दो थी कंपनी, एक तो वेस्टिंग हाउस और दूसरा ये फ्रांस की अरेवा थी। तो दोनों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और जिसकी वजह से ये एक तरीके से बैंकरप्सी की तरफ भी बढ़ चुकी है। तो वो भी प्रॉब्लम एक निकल के आ रही है। और अगर दूसरी कंट्री में देखा जाए, यहाँ पे यूएसए की बात ले लीजिए, कोरिया की बात ले लीजिए, फ्रांस की बात ले लीजिए, और इसके अलावा स्विस मतलब स्विट्जरलैंड की बात लीजिए, जितनी भी सारी कंट्री हैं ये देखिए यहाँ पे 20% 2016 में है, तो इसको घटा के कितना करने की कोशिश कर रहे हैं, 11% घटाने की कोशिश कर रहे हैं यूएसए वाले। इसके अलावा कोरिया और फ्रांस ने भी कुछ इसी तरीके के प्रॉमिस किए हैं कि एनर्जी जो है मतलब जो एनर्जी है उसको ज्यादा से ज्यादा डिक्रीज करके, मतलब जो न्यूक्लियर से डिक्रीज करके रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ को फॉरवर्ड किया जाएगा। और खासकर देखिए जो नए प्रेसिडेंट चुन के आए अभी कोरिया में भी, साउथ कोरिया में भी इलेक्शन हुए हैं, और नॉर्थ कोरिया मत सोचेगा क्योंकि वहां पे इलेक्शन होने की जरूरत नहीं है, वहां पे तो एक ही आदमी जमा हुआ बैठा है, तो वहां पे मत सोचिए। तो साउथ कोरिया की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो साउथ कोरिया में भी इलेक्शन हुए हैं और अभी फ्रांस में भी इलेक्शन है, तो दोनों जगह नए प्रेसिडेंट चुन के आए हैं। तो उनका भी फोकस जो है, प्रॉमिस दोनों का यही है कि कट किया जाएगा जो न्यूक्लियर एनर्जी में, और जो रिन्यूएबल एनर्जी है उस पर फोकस किया जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ पे देख लीजिए इन्होंने फेज आउट करने की बात की है न्यूक्लियर पावर से। ओके, तो इसी तरीके से अगर हमारे ये बोला गया राइटर के द्वारा कि हमको भी अपना इवैल्यूएशन करना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन निकल के आना चाहिए कि हमको अपनी एनर्जी किस तरीके से लेके चलना है। क्योंकि सारी कंट्री बाहर निकल रही है तो कुछ सोच समझ कर ही निकल रही होगी ना, क्यों निकल रही है अभी आप लोगों को आगे देखने को मिलेगा वो। तो हमको भी अपना री इवेल्युएट करना चाहिए। तो री इवेल्युएट में हमने यहाँ पे 3 चीजों पे ये जिक्र करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहला इन्होंने जिक्र किया है प्राइस का, प्राइस पे चलेंगे, इसके बाद में फिर ये अपना थोड़ा इन्वायरमेंट पे इंपैक्ट क्या पड़ेगा उस पे भी चलेंगे, और भी कई सारी हैजार्डस जो इंपैक्ट पड़ रहे हैं इन्वायरमेंट पे, तो कई सारे आराम आराम से चलते चलेंगे। अब पहला देख लीजिए, पहला जो जिक्र किया इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का किया है, जिससे कॉस्ट क्या निकल के आती है। आज की डेट में सबसे बड़ी बात जो है, देखिए हमारे पास में वैसे ही बोला जाता है कि इन्वेस्टमेंट की कमी है, तो इन्वेस्टमेंट की कमी है तो वो तो हम बोल रहे हैं, और फिर भी हम ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां से हमको ज्यादा पैसा देके लाइट खरीदनी पड़ रही है। अगर यहाँ पे मान लीजिए हम न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा रहे हैं तो वहां से जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट निकल के आ रही है वो 6 यूनिट आ रही है। अब देख लीजिए 6 रुपीज पर यूनिट अगर यहाँ पे हम लोग यहाँ से ले रहे हैं, तो अगर नॉर्मली देखा जाए आज तक हमने, अभी आप लोगों को आगे देखने को मिलेगा सोलर पावर का, देखिए यहाँ पे राजस्थान में अभी जो बोली लगाई गई है वो निकल गया है 2.4, मतलब आधे से भी कम। तो एक साइड में तो हम इतना ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब ऊपर से अनप्रेडिक्टेड चीजें हो रही हैं, और सबसे बड़ी बात ये भी हो रही है एक बार हमने इन्वेस्ट तो कर दिया, फिर ये नहीं है कि टाइम पे बन जाएगा, फिर उसकी डेट फॉरवर्ड की जा रही है, आज बनेगा अगले साल बनेगा, 5 साल बाद बनेगा, 10 साल बाद बनेगा। तो उससे क्या होती है, उसकी कॉस्ट और ज्यादा बढ़ती चली जाती है। तो वो बातें अलग हो रही हैं। तो इतनी सारी बातें हो रही हैं, और इसके अलावा जो यूनिट ये निकल के आ रही है किसी से भी ले लीजिए, कोल से ले लीजिए, नेचुरल गैस से ले लीजिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से ले लीजिए, किसी से भी ले लीजिए, इतनी ज्यादा कॉस्ट किसी की भी नहीं है जितनी न्यूक्लियर पावर प्लांट से बनती है। तो सबसे महंगी लाइट हम क्यों बनाने के पीछे पड़ रहे हैं, और उससे जो इससे इसके बाद में जो इससे मतलब जो प्रोड्यूस जो इससे वेस्ट जो निकल के आता है वो एक ऐसा निकल के आता है, वो मतलब सालों सालों तक पड़ा रहता है, वो खत्म ही नहीं होता है, वो अलग से इंपैक्ट डालता है हमारे इन्वायरमेंट पे भी और आसपास के एरिया में भी। तो फिर क्यों इसके पीछे पड़े हुए हैं। सोलर पावर कितना अच्छा साधन है जिसकी वजह से जितनी अच्छी इलेक्ट्रिसिटी, वो भी एक क्लीन एनर्जी निकल के आ रही है। इसके अलावा आगे भी इसी को आगे फॉरवर्ड करते हुए उन्होंने बोला है, देखिए सबसे बड़ी बात तो ये होगी इकोनॉमिकली हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, और खासकर हमारी डेवलपिंग कंट्री है, इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ करने से अच्छा है कहीं और में ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर ले तो हमको ज्यादा फायदा होगा। ओके, तो डिले होता जाता है, फिर उससे अलग प्रॉब्लम निकल के आती है, और जिस तरीके से हमने अभी देखा बैंकरप्सी की तरफ को बढ़ गई है फ्रांस वाली, और जो वेस्टिंग हाउस कंपनी है तो वो भी एक अलग केस निकल के आता है, तो वहां भी हमको नुकसान उठाना पड़ सकता था। हालांकि सही टाइम पे चली गई वो, देखिए अभी स्टार्ट भी नहीं हुई थी चीजें। इसके अलावा क्या बोला है इन्होंने, बोला है कि जो मतलब ये गवर्नमेंट जो है तर्क दे रही है कि क्लेम भी कर रही है कि जो प्लांट लगाए जाएंगे उससे लगभग मतलब 33 या 34 हजार जॉब जो निकल के आएंगी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में। डायरेक्ट वे तो समझ में आता है, इनडायरेक्ट वे क्या होता है। देखिए इनडायरेक्ट वे इस तरीके से होता है, मान लीजिए आप एग्जांपल ले लीजिए किसी भी तरीके से, मान लीजिए कोचिंग इंस्टीट्यूट का ही एग्जांपल ले लीजिए। कोचिंग इंस्टीट्यूट है और राजेंद्र नगर में और मुखर्जी नगर में, अगर वहां पे आप लोग देख लीजिए कोचिंग इंस्टीट्यूट एक बिल्डिंग में चलते हैं, उसके अलावा जो आसपास की एरिया में चाय की दुकान मिलेगी, फोटोकॉपी की दुकान मिलेगी, बुक की दुकान मिल जाएगी, आप लोगों को सिगरेट की दुकान मिल जाएगी, वहां पे मत पीजिए, बहुत ही ज्यादा नुकसान रहता है। तो ये सारी छोटी छोटी दुकानें आप लोगों को वहां पे आसपास में मिल जाएगी, तो ये होता है इनडायरेक्ट वे में उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है। ठीक है, वैसे यार अगर आप इन एरिया में रह रहे हैं, खासकर सिटीज में रह रहे हैं, वहां पे आपको सिगरेट पीने की जरूरत ही नहीं है, वहां पे इतना ज्यादा पोल्यूशन है, वैसे इतना ज्यादा नुकसान पहुंच जाता है, तो कोशिश कीजिए
कि आराम आराम से छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारी बॉडी उस तरीके से नहीं बनी है इन सब चीजों के लिए, पर लोगों ने कर दिया है स्टार्ट, तो क्या कर सकते हैं यार। चलिए आगे चलते हैं। इसके अलावा देखिए जो यहाँ पे बात निकल के आती है, ये गवर्नमेंट का तर्क है। गवर्नमेंट ने बोला है कि इतनी जॉब प्रोड्यूस होगी यहाँ पे, लेकिन अगर दूसरी डायरेक्शन में देखा जाए, जितना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया जा रहा है उसके हिसाब से जो जॉब प्रोड्यूस हो रही है वो बिल्कुल गलत है। मतलब इन्वेस्टमेंट जितना ज्यादा यहाँ पे कर रहे हैं उसके हिसाब से जॉब प्रोड्यूस हो रही है बहुत कम है। अगर इतना इन्वेस्टमेंट किसी और फील्ड में कर देंगे तो बहुत ही ज्यादा जॉब प्रोड्यूस होगी। यहाँ पे सोलर सिस्टम के बारे में इन्होंने जिक्र किया गया है। अगर वहां पे इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया जाए तो लगभग 6 टाइम ज्यादा जॉब प्रोड्यूस हो जाएंगी। मतलब लेबर इंटेंसिव फील्ड बोला गया है सोलर सिस्टम को। जिस तरीके से बोल रहे हैं ना, जॉब यहाँ पे 34-35 हजार प्रोड्यूस होंगी, तो जो यहाँ पे 34-35 हजार इन्होंने बोली है, तो यहाँ से इस तरीके से यहाँ पे तो लगभग 1,80,000 के करीब यहाँ पे पहुंच जाएंगी। ठीक है, उससे भी ज्यादा 2 लाख के करीब जॉब प्रोड्यूस हो जाएंगे अगर यहाँ पे इतना इन्वेस्टमेंट किया जाएगा तो ये बात हो गई। पहली बात क्या हो गई, प्राइस देखिए सही नहीं है। ठीक है, प्राइस की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरी वजह से जॉब वाली बात जो गवर्नमेंट ने बोली है वो भी तरफ खराब हो गया। तीसरा जो क्लाइमेट के बारे में भी बात चल रही है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड बहुत ज्यादा वैसी प्रॉब्लम आ रखी है। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को ले लीजिए आप लोग, कितना ज्यादा सब जुड़े हुए हैं उसके पीछे, तो क्लाइमेट ऑलरेडी इतना ज्यादा प्रॉब्लम में है। इसके अलावा जो एक अलग मतलब वही है ना, पहले से इतना ज्यादा प्रॉब्लम है तो ओखली में सर देने से क्या फायदा है। मतलब एक तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड वैसे इतनी ज्यादा थ्रेट है, ऊपर से इस तरीके की थ्रेट और पाल लो। किस तरीके की थ्रेट, जिससे रेडियो एक्टिव जो वेस्ट मटेरियल निकलता है वो अगर आप कहीं पे भी ले जाके रख दो, वो मतलब कई सौ सालों तक वो खत्म ही नहीं होता है। उसमें से रेडियो एक्टिव वेव्स निकलती रहती है जो कि बहुत ज्यादा हार्मफुल होती हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे बातें बोली गई कि इन सब चीजों से बहुत ज्यादा पहले प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो और ज्यादा प्रॉब्लम क्यों बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। यहाँ पे देखिए फिर आगे जिक्र किया है न्यूक्लियर फिजन का। फिजन को समझने के लिए आप लोग एक बार ये देख लीजिए, थोड़ा आप लोगों को ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ये देखिए एक तरीके से ये मान लीजिए कोई भी एक न्यूक्लियर वाला, मतलब कोई भी न्यूक्लियर है, जिस तरीके से आप यूरेनियम ही ले लीजिए, ठीक है ना, यूरेनियम है ये। यहाँ पे अगर एक न्यूट्रॉन की नाम याद रखिएगा यहाँ पे, ठीक है ना, न्यूट्रॉन यूज किया जाता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नहीं। कभी अगर ऑप्शन में आ जाए तो ये भी आप लोगों को थोड़ा याद रखना है। न्यूट्रॉन की अगर बम्बार्डमेंट की जाती है इसके ऊपर, तो ये क्या होता है, जब ये टूट जाता है तो लगभग मान लीजिए 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। एक ये डिवाइड हो गया यहाँ पे, एक ये डिवाइड हो गया। इसके बाद में 3 न्यूट्रॉन निकले यहाँ से, ठीक है ना, ये 3 न्यूट्रॉन निकल के आ गए। तो अब ये 3 न्यूट्रॉन क्या करेंगे, यहाँ पे एक से 3 निकल के आए हैं। अब इस एक से यहाँ पे फिर से तोड़ेगा ये इसको, तो फिर 3 न्यूट्रॉन निकल के आएंगे। फिर ये तोड़ेगा यहाँ पे, फिर 3 न्यूट्रॉन निकल के आएंगे। तो फिर ये तोड़ेगा, फिर यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन निकल के आएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे अगले वाली जो रिएक्शन होगी वो 9, मतलब एक यहाँ पे 9, 1 से 3 निकल के आए, 3 से 9 निकल के आएंगे। अब फिर इनसे 3 निकल के आएंगे, तो एक चेन रिएक्शन बन जाती है। तो इस चेन रिएक्शन को कंट्रोल किया जाता है मॉडरेट के द्वारा, ठीक है, मॉडरेटर लगाकर कंट्रोल किया जाता है इस चेन रिएक्शन को, और फिर इससे मतलब एक तरीके से एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। तो ये एक प्रोसेस होता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन, ठीक है ना। तो याद रखना है इसको। तो आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन आ गया आप लोगों के लिए कि जो मॉडरेटर के नाम में यूज किया जाता है वो मॉडरेटर क्या होता है। कई सारी चीजें यूज करते हैं, आप 1-2 का नाम लिख दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, और कोशिश कीजिए यार कम से कम सब आंसर दीजिए। देखिए फिर मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन और अच्छे लेवल में मिलता है चीजों को करने में, जितना ज्यादा आप लोग इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया फिजन। इसके अलावा फ्यूजन होता है। फ्यूजन में क्या होता है, यहाँ पे टूट रहा है, वहां पे जुड़ता है आगे, मतलब वहां पे 2 बड़े छोटे मतलब जुड़ के एक हैवी, मतलब छोटे 2 मिल गए आके और एक हैवी मटेरियल बना लेते हैं दूसरा, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे ये दूसरे वाली प्रक्रिया होती है। तो ये यहाँ पे टूटने वाली होती है, यहाँ पे जुड़ने वाली होती है। ये बहुत ही लार्ज स्केल पे होती है। ये इससे बड़े कई सारे बम बनाए जाते हैं, और बहुत ही लार्ज स्केल पे इसके लिए बहुत ही हाई टेम्परेचर चाहिए, ठीक है ना। इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल है फ्यूजन का, वो हो गया हाइड्रोजन बम। तो इसका भी यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो हाइड्रोजन बम इसका अच्छा खासा एग्जाम्पल है। तो आइए अब आगे चलते हैं। ये दोनों में डिफरेंस हो गया। आंसर दीजिएगा इसका मॉडरेटर का, ओके। इसके अलावा पास्ट में कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जिससे लोगों को वैसे ही इतनी ज्यादा आशंका रहती है, डरे रहते हैं। एक तो फुकुशिमा में हुआ था, ठीक है ना, जापान में जो हुआ था, जब अर्थक्वेक आया था वहां पे, ये सुनामी वगैरह, तो क्या हुआ था वहां पे, न्यूक्लियर पावर प्लांट मतलब एक तरीके से वो हो गया, न्यूक्लियर पावर प्लांट मतलब डिस्ट्रॉय हो गया था, जिसकी वजह से वहां पे बहुत ही ज्यादा कैटास्ट्रोफिक प्रॉब्लम हो गई थी। इसी तरीके से चेरनोबिल में हुआ था। ये कहां पे था, ये यूक्रेन में हुआ था। तो मतलब आप लोग मान सकते हैं इनको, अगर आप लोगों को याद रखना है तो मतलब एक तरीके से यहाँ पे जो पावर प्लांट हम बनाते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट, वो किसी न किसी तरीके से अगर टूट जाए, फूट जाए, जो बनाया जाता है, तो फिर जो उससे रेज निकलती है, जो उससे मतलब मटेरियल निकल के आता है, वो इतना ज्यादा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है उस वाले एरिया में। और वो एक प्रॉब्लम ऐसी नहीं है कि 10-12 दिन या 1-2 सालों तक बनी रहे। वो प्रॉब्लम सालों तक 50, 60, 100, 150 सालों तक चलती रहती है, जब तक कि वहां पे वो मटेरियल अवेलेबल रहता है। तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो इसका भी ये भी एक अलग से सॉल्यूशन हो गया। तो जो आसपास के एरिया है जहाँ पे मान लीजिए न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की बात चल रही है, जिस तरीके से यहाँ रावत राजस्थान में और भी बढ़ाने की बात चल रही है, तो वहां के जो आसपास के लोग हैं उनमें बहुत सारे कंसर्न रहते हैं इससे रिलेटेड।
हमेशा वो अपोज करते दिखेंगे आप लोगों को, प्रोटेस्ट करते दिखेंगे। तो गवर्नमेंट क्या करती है, हमेशा स्पेसिफाई करने की कोशिश करती रहती है और बोलते क्या है कि ये देखिए इंडियन कमिटमेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ को हमको चलना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, इस तरीके का डेवलपमेंट जिससे कि फ्यूचर जनरेशन का कोई नुकसान ना हो सके। तो देखिए राइटर बोलते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर आप इस तरह पे करना चाहते हैं, एक्सपेंसिव और हैजार्डस और एंटी एथिकल है, जो कि लोगों के फेवर में भी नहीं है। अगर इस तरीके का आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने जा रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है, मतलब पैसे भी ज्यादा लग रहे हैं, जो भी इतने ज्यादा प्रोड्यूस नहीं हो रही है, ऊपर से इन्वायरमेंट में इतना ज्यादा लॉस होने की बात चल रही है, तो ये कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, हमारी समझ के बाहर है। तो ये राइटर ये बोल रहे हैं। ओके, देखिए यहाँ पे कई सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को मिल सकती है, जिस तरीके से हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था कि इसरो ने अभी नया सैटेलाइट लॉन्च किया है, हैवियर सैटेलाइट जिसको बोला गया, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है ये, ठीक है। हम लोगों ने कल भी इसके बारे में देखा था। यहाँ पे ये देख लीजिए, ये हम लोगों ने कल भी देखा था। तो ये जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया है GSAT-19, इसका नाम याद रखिएगा। तो ये लॉन्च किया गया है GSLV Mark 3 के MK3 Mark 3, ठीक है ना, मैक 3 या मार्क 3 जो भी आप लोग बोले इसको, तो इसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। तो कई सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों को याद रखनी है, फायदेमंद हो सकती है काफी। देखिए एक तो पहले तो यही व्हीकल वगैरह याद रखना है। देखिए इसके अलावा जो कई सारी चीजें हैं, फर्स्ट टाइम जो सैटेलाइट है वेट ओवर मतलब 3.1 टन से इतना बड़ा जो सैटेलाइट है फर्स्ट टाइम लॉन्च किया गया है इंडिया से। वरना क्या हुआ करता था, अगर कोई हैवी सैटेलाइट है तो इंडिया क्या करती थी, या तो फ्रांस से लॉन्च करवाती थी, यूरोप में किसी कंट्री से जाके यूरोप की किसी कंट्री से लॉन्च करा लेती थी, जैसे यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो यूरोप से लॉन्च कराया करते थे अगर हमारे हैवी सैटेलाइट हुआ करते थे। तो ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। इसके अलावा जो इसरो स्टार्टेड कर दिया टेस्टिंग इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन, ठीक है ना। तो इसके द्वारा जो संचालक शक्ति होती है वो उसको स्टार्ट कर दिया इन्होंने यूज करना। इसके अलावा जो इसको यूज किया गया था, साउथ एशियन सैटेलाइट की बात कर रहे हैं, वहां पे भी इसका यूज किया गया था, ठीक है। तो एक तो ये वाली टेक्नोलॉजी आप यूज कर, इसको याद रखना कि ये इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन कहां पे यूज किया गया था अभी फर्स्ट टाइम, साउथ एशिया जो सैटेलाइट, जो सार्क सैटेलाइट पहले बोला गया था, फिर उसमें से पाकिस्तान बाहर निकल गया था, तो फिर इसको हमने साउथ एशिया सैटेलाइट बोलना स्टार्ट कर दिया था। इसके अलावा जो हम नई नई टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं उनमें इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्या है, लिथियम की बैटरी, लिथियम आयन बैटरी यूज कर रहे हैं हम अभी, ठीक है। तो ये भी हमारे द्वारा ही बनाई गई है, तो फर्स्ट टाइम ये भी हमने नई यूज की है अभी। देखिए नॉर्मली क्या होता था, सोलर पावर के ऊपर डिपेंडेंट रहते थे, ठीक है। तो कई बार ऐसी भी होती है कि सोलर पावर की मतलब कई सारी अनप्रेडिक्टिव चीजें रहती है ना, तो अगर बैटरी वगैरह भी एक मिनिमम सोर्स तो अवेलेबल होना चाहिए ना जिससे उसको चलाया जा सके, तो एक लिथियम आयन बैटरी भी यूज कर रहे हैं आज की डेट में। अनदर क्या है, इंडिजिनियसली डेवलप क्रायोजेनिक स्टेट, जो कि हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था, क्रायोजेनिक स्टेज फ्यूल यूज कर रहे हैं, जिसमें क्या था, लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन की बात हम लोगों ने की थी। ये मैंने आप लोगों को कल भी दिखाया था, एक बार और देख लीजिए। तो यहाँ पे क्रायोजेनिक में क्या करे थे, लिक्विड हाइड्रोजन इंजन को चलाने के लिए जो यूज करे थे, ऑक्सीडाइजर की बात की थी हम लोगों ने। जिस तरीके से देखिए अगर कोई भी आग लगा रहे हैं हम यहाँ पे, अगर कोई पेड़ वगैरह जला रहे हैं हम, कोई मतलब कागज वगैरह जला रहे हैं, तो जो उसको जलाने में जो यूज होता है वो ऑक्सीजन यूज होती है। पर लेकिन अगर स्पेस में चले जाएंगे तो ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं मिलेगी, तो वहां पे कोई भी ऑक्सीडाइजर चाहिए, कोई भी केमिकल कंपाउंड चाहिएगा, केमिकल फ्यूल चाहिएगा, ठीक है। तो उसको यहाँ पे यूज किया जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो हम यूज कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, लिक्विड ऑक्सीजन, ठीक है ना, और लिक्विड हाइड्रोजन, और बहुत ही मतलब लो टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर -183 पे इसको यूज कर रहे हैं ऑक्सीजन को, और हाइड्रोजन को कर रहे हैं -253 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसलिए आपको याद रखना है क्या है क्रायोजेनिक, तो लो, बहुत ही लो टेम्परेचर पे जो ईंधन को यूज किया जाता है, तो उसके बारे में आप लोगों को याद रखना है, ये बोलते हैं क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं। तो आगे क्या बोला जा रहा है, आगे बोला जा रहा है कि इंडिया एक लीड ग्रुप में आ गया, एक लीड क्लब में हो गया। ये क्या होता है, ये एक ऐसा ग्रुप होता है जहां पे कुछ ही आदमी होते हैं। जिस तरीके से मान लीजिए, अगर ले लीजिए कि दुनिया के पांच सबसे अमीर आदमी कौन है, तो ये इलीट ग्रुप हो गया, सबसे अमीर आदमी हो गए। इसी तरीके से गाने में ले लीजिए, क्रिकेट में ले लीजिए, सचिन तेंदुलकर ले लीजिए, विराट कोहली ले लीजिए, कि ये इलीट पर्सन है। तो इस तरीके से इलीट ग्रुप हो जाता है जो कि अपने फील्ड में महारत हासिल कर रखी हो जिन्होंने। तो इंडिया भी आज की डेट में क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी में मास्टर हो गया है और एक इलीट ग्रुप में आ गया जो कि क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। ओके, इसके अलावा सेल्फ रिलायंस हो गए अपने सैटेलाइट लॉन्च करने में, हैवी सैटेलाइट, जो कि हम पहले यूरोप के ऊपर डिपेंडेंट रहते थे और बहुत ही ज्यादा कॉस्ट भी हमारी लगती थी अगर हम उनसे जाके लॉन्च करवा रहे हैं। पर लेकिन आज की डेट में उल्टा हो गया, अब हमारे पास में टेक्नोलॉजी आ गई है, हम दूसरी कंट्री के भी सैटेलाइट यूज कर सकते हैं लॉन्च करने के लिए। तो ये अपोजिट हो गया है, तो हमको इससे रिवेन्यू भी जनरेट होगा। और देखिए जो मार्क 3 है ये रिलायबल है मोर देन जो जीएसएलवी यूज करते थे और पीएसएलवी जो जियो सिंक्रोनस टेक्नोलॉजी और ये वाली पोलर सैटेलाइट टेक्नोलॉजी यूज करते, तो इनसे भी ज्यादा बेटर है ये। तो ये भी रिलायबल है और बहुत ही ज्यादा फायदेमंद भी है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आर्टिकल में चीजें डिस्कस की गई हैं। अब ये वाला आर्टिकल के बारे में देख लेते हैं। ये वाला आर्टिकल जीएम क्रॉप से रिलेटेड है। इस वाले आर्टिकल में यहाँ पे जीएम क्रॉप के बारे में जिक्र किया गया और जो इंटरव्यू है ये, हालांकि ये फॉर्मर वाइस चांसलर है दिल्ली यूनिवर्सिटी के,
तो ये दीपक इनका नाम है, तो इनके द्वारा डिस्कशन है यहाँ पे, तो थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से निकाल लेंगे। ये वाला आर्टिकल काम का नहीं है। और इस वाले आर्टिकल की अगर बात करें तो ये वाला आर्टिकल वुमेन के बारे में है कि जो आज की डेट में, इसमें तो कुछ कम चीजें दे रखी है, मैं आप लोगों को कई सारी और भी ज्यादा बता देता हूँ। देखिए है क्या, आज की डेट में यहाँ पे जिक्र किया गया कि वुमेन कितनी है किसी भी फील्ड में, यहाँ पे खासकर कई सारे फील्ड का जिक्र किया गया है, तो हम देख लेते हैं। अगर आप लोग एजुकेशन के हिसाब से देखा जाए, ठीक है, एजुकेशन के हिसाब से, और फिर उसके बाद में फिर एम्प्लॉयमेंट निकल के आता है। तो एजुकेशन में ही देख, सबसे पहले तो एजुकेशन पे ही सबसे बड़ी बात हो जाती है कि लड़कियों को ज्यादा पढ़ाने नहीं दिया जाता है। हालांकि आज की डेट में कंडीशन चेंज हो रही है, पर लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये एक बैड कंडीशन बनी हुई है हमारी सोसाइटी में कि लड़कियां जो है वो ओनली, मतलब ये बोला जाता है अगर गांव वाले एरिया में जाके देखा जाए तो क्या करना है बाद में, कि रोटी तो बनानी है जाके, कि पढ़ा के क्या करना है। तो जो ये इस तरीके की बातें हो रही है, इन सब चीजों को साइड में रखना चाहिए आज की डेट में खासकर। तो बातें क्या हो रही है, अगर इंप्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए या पार्टिसिपेशन ऑफ द वुमेन देखा जाए, कहीं पे भी देख लीजिए, अगर मैनेजर की पोस्ट पे देख लीजिए बहुत कम वुमेन मिलेगी। अगर किसी भी और फील्ड में, एजुकेशन में, अगर किसी एजुकेशन के बाद में जो वुमेन से निकलती है उसके बाद की बात की गई है, और तो लोकसभा में देख लीजिए, ठीक है ना। मेडिसिन में हालांकि वुमेन ज्यादा ठीक ठाक मिल जाती है, पर लेकिन इसके अलावा अगर जैसे हम कल जो बात कर रहे थे, मिलिट्री की बात कर रहे थे, वहां पे अभी बात कर रही है कि वुमेन को वहां पे पार्टिसिपेशन के लिए आगे आना चाहिए, आगे लेके आना चाहिए। वहां पे तो आज तक उनको इग्नोर ही किया जा रहा था, ठीक है। इसके अलावा देखिए हमने जो, मतलब कई सारी और भी बातें रहती है जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर में इनको जॉब नहीं दी जाती है। जैसे अभी हमने मैटरनिटी लीव के बारे में बात की थी, एक बिल भी निकल के आया था, फिर एक्ट बना, जिसके तहत बताइए कितने वीक की पहले थी और कितना उसको बढ़ा के कर दिया गया, कितने वीक की छुट्टी कर दी गई है उनकी बढ़ा के, मैटरनिटी लीव जो, ठीक है ना। तो उसके बारे में आप लोगों को आंसर देना है, ठीक है। पहले कई बार जिक्र कर चुका हूं, कल फिर इसका आंसर दे देंगे अच्छे से। तो उसके बारे में भी देखिए, ये भी प्रॉब्लम होती है, कंपनी वाले सोचते हैं कि प्रेग्नेंट हो, जब वुमेन प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसके बाद में फिर उनको लीव देनी पड़ेगी, और लीव भी वो पेड लीव होती है। तो कंपनी क्यों अपना खर्चा उठाना चाहेगी। हालांकि हमने कई सारे क्रिटिकल पॉइंट भी यहाँ पे डिस्कस किए थे। ये भी बोला गया था कि आखिर कंपनी ही क्यों उसका पूरा खर्चा उठाए, गवर्नमेंट को भी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, गवर्नमेंट को भी इनका आधा खर्चा उठाना चाहिए, जिस तरीके से वेस्टर्न कंट्री करती है। पर लेकिन हमारी कंट्री में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, क्योंकि गवर्नमेंट के पास में इतने रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरीके का और स्टिग्मा लग जाता है, जिसकी वजह से उनको कंपनी वाले जॉब नहीं देते हैं। इसके अलावा अगर इंजीनियरिंग फील्ड में देखिए, अगर साइंटिस्ट के फील्ड में देख लीजिए, वहां भी आपको वुमेन ज्यादा नहीं मिलेंगी। वहां पे भी बोल रहे हैं कि जितनी वुमेन पढ़ के निकल के आती है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बहुत सारी दे रखी है, तो इतनी ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक आइडिया होना चाहिए। तो जितनी वुमेन निकल के आती है उतनी, मतलब पढ़ के निकल के आती है, उसमें से ज्यादा वहां पे, मतलब वहां पे बहुत कम परसेंटेज रहती है जो जॉब करती है, जॉब मिलती है, ठीक है। यहाँ पे एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो आप लोग याद रख सकते हैं, फीमेल जो पार्टिसिपेशन है वर्क फोर्स में, वो लगभग 2 डिकेड में, ठीक है ना, 11% तक घट गया है। ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, मतलब 20 सालों में लगभग 11% तक घट गया है। ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आप कहीं पे भी मतलब यूज कर सकते हैं अपने राइटिंग में, तो इसको याद रखिएगा, ये काफी अच्छा डेटा है। ओके, आइए आगे चलते हैं। देखिए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप की बात चल रही है यहाँ पे। इससे पहले आप लोग ये देख लीजिए, हमने पहले भी डिस्कस किया था। देखिए यहाँ पे मस्टर्ड की बात चल रही है, सरसों की, ठीक है। सरसों के खेत आप लोगों ने देखे होंगे, ये फिर बीज हैं जो इससे निकाले जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे बात चल रही थी कि अभी क्या हुआ है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो है, देखिए कई सारी कमेटी होती है। पहले मान लीजिए कोई अप्रेजल कमेटी है, उससे निकल के आ रहा है, फिर उसके बाद में एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से निकल के आएगा, फिर उसके बाद में जो मतलब इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री या फिर साइंस से रिलेटेड जो मिनिस्ट्री है उससे निकल के आएगा। तो कई सारी स्टेज होती है जिससे अगर कोई क्रॉप जो जीएम क्रॉप होती है उसको मार्केट में लेके आना है, उसको मतलब खेतों तक पहुंचाना है। तो देखिए जीएम क्रॉप, मतलब पहले आप जीएम क्रॉप के बारे में जो कोई नहीं जानते उनको बता देता हूँ थोड़ा। इसको जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बोलते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप मतलब एक मान लीजिए आप जैसे नॉर्मल क्रॉप लेते हैं, नॉर्मल आपने सरसों की खेती देख, सरसों की मतलब नॉर्मल क्रॉप आप लोगों ने देखी होगी। तो नॉर्मल क्रॉप जो रहती है वो मान लीजिए उस पर अगर कोई मान लीजिए कीट पतंगे आते हैं उसको खा जाते हैं, ठीक है ना। उसको लिए पानी की भी ज्यादा जरूरत पड़ती है, उसके अलावा इन्वायरमेंट का ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है उसके ऊपर। तो इस तरीके की जो छोटी छोटी चीजें होती हैं वो हमारी जो पैदावार है बहुत ही कम कर देती है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, फर्टिलाइजर की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, पानी की भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, मौसम का ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, कीट पतंगे का भी इसके ऊपर ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके की चीजें डालकर जो नई नए बीज बनाए जाते हैं उससे फिर क्रॉप जो उगाई जाती है उसको बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। कई सारे और भी इश्यूज होते हैं, ये मैंने आप लोगों को मोटा मोटा समझाने की कोशिश की है, जो नहीं जानते बिल्कुल भी कि जीएम क्रॉप होती क्या है, ठीक है। तो अभी क्या किया गया है हमारे यहाँ पे, जीएम के लिए मस्टर्ड क्रॉप को अभी मतलब ये बोल दिया गया कि उनको खेतों में लगाने के बारे में आगे बोल दिया गया कि उनको यूज कर सकते हैं, मतलब एक तरीके से खेतों में उगाया जा सकता है। पर लेकिन देखिए प्रॉब्लम और भी कई सारी प्रॉब्लम रहती है, ऐसी एक प्रॉब्लम नहीं रहती है। एक क्या रहता है, मान लीजिए जीएम क्रॉप हम अलाउड तो कर देते हैं, पर लेकिन अलाउ करने के बाद में भी
कई सारे एरिया में प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है। बीटी ब्रिंजल की बात ले लीजिए, बीटी ब्रिंजल को भी मतलब रोक दिया गया था 2010 में, क्योंकि कई सारे इंपैक्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए बीटी ब्रिंजल क्या था, मतलब ये बैंगन था, इसकी तो मान लीजिए सब्जी बना ली एक बार आपने, खाली काम खत्म हो गया। पर लेकिन अगर सरसों की बात करें, सरसों हर एक, अगर देखा जाए गाँव में अगर आप लोग जाए तो सरसों से हर एक सब्जी अगर बनाई जाती है तो सरसों के तेल में मतलब बनाई जाती है मिला के। तो ये एक तरीके से इतना ज्यादा एप्लीकेबल हो जाएगा, मतलब ये बहुत ही इसेंशियल पार्ट हो जाएगा लाइफ का। अगर यहाँ पे इसमें कोई भी प्रॉब्लम पाई जाती है तो बहुत ही लार्ज स्केल पे हमारी सोसाइटी में इंपैक्ट डाल सकती है। ठीक है, तो इसीलिए बहुत ही सोच समझ के इसके बारे में सोचना पड़ेगा। कॉटन के बारे में हम लोगों ने बीटी कॉटन का भी जिक्र किया था, आप लोगों ने देखा होगा पीछे आर्टिकलों में, तो वहां पे भी ये भी बात जिक्र की गई थी उस तरीके से जिस तरीके से बीटी कॉटन की भी जिक्र किया गया था। मतलब जो जानवर उसको खाया करते थे उनमें कई सारी प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, और स्किन की एलर्जी भी होनी स्टार्ट हो गई थी आदमी में, खासकर जो कि उससे कनेक्टेड रहते थे सॉरी, जो कि उससे कनेक्टेड रहते थे, तो इस तरीके की प्रॉब्लम भी निकल के आती थी। तो वो सारी बातें हम लोगों ने देखी थी। इसके अलावा जो भी हम पीछे आर्टिकल में हमने एक चीज और डिस्कस की थी कि ऐसा कुछ नहीं है कि हम ये जीएम क्रॉप लगाएंगे उससे ज्यादा पैदावार होनी स्टार्ट हो जाएगी तो वर्ल्ड में हमारी पैदावार सबसे ऊपर आ जाएगी। जो आज की डेट में टॉप मोस्ट कंट्री है, जो टॉप मोस्ट कंट्री है सरसों में ले लीजिए, किसी भी फील्ड में ले लीजिए, वो वही टॉप मोस्ट कंट्री है जो वहां की लोकल वेराइटी को उगा रही है। तो उनका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है, ना कि जीएम क्रॉप का। ठीक है, तो ये भी बातें देखने को मिल रही थी। तो जब इतने ज्यादा वो है तो फिर क्यों हम इनके ऊपर इतना फोकस करके चल रहे हैं? फिर भी इसका भी हमने क्रिटिसिज्म देखा था अपने कुछ आर्टिकलों में पीछे जो हम लोगों ने डिस्कस किए थे। तो यहाँ पे मस्टर्ड की बात हो रही है, देखिए यहाँ पे इसको क्लियर कर दिया गया है एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा, ठीक है ना, टेक्निकल कमेटी के द्वारा। तो यहाँ पे देखिए ये होता क्या है, यहाँ पे एक्चुअली जो इसकी बात चल रही है यहाँ पे सोयल बैक्टीरियम, ये है बैसिलस एम्ब्लोलिक्विफिसेंस, इसको और भी कहते हैं बारनेस या फिर बारेस्टर। तो होता क्या है, देखिए एक होता है सेल्फ पोलिनेशन प्लांट की बात करिए यहाँ पे, इसको बात चल रही है सेल्फ पोलिनेशन। देखिए क्या होता है, आप लोगों ने पपीता देखा होगा, पपीते के दो पेड़ होते हैं, एक तो नर पपीता बोलते हैं और एक दूसरा वो होता है जिसपे पपीते के मतलब पपीते लगते हैं। अगर जिन लोग पपीते की खेती जिन्होंने देखी होगी उनको पता होगा, मतलब नर पपीता जो होता है उस पे कभी भी पपीते नहीं आते हैं। ठीक है, हमेशा दूसरे वाले पे पपीते आते हैं, उस पे छोटे छोटे से बीज वैसे ही लगे रहते हैं। तो होता क्या है, पोलिनेशन होता है। जिस तरीके से आप लोग मतलब अगर ह्यूमन में देखा जाए या एनिमल्स में देखा जाए, फिजिकल सेक्सुअल रिलेशन बनाने के बाद में प्रोडक्शन होता है जिसके बाद में बच्चे पैदा होते हैं, इसी तरीके से पोलिनेशन होता है जो कि प्लांट्स में होता है। उसमें क्या होता है, पोलिनेशन के तहत, पोलिनेशन क्या होता है नॉर्मली अगर देखा जाए तो पेड़ पौधों से जो एक दूसरे में जो पोलिनेशन की क्रिया की जाती है मधुमक्खियों के द्वारा या फिर तितलियों के द्वारा की जाती है, तो वो पोलिनेशन का वर्क करती है यहाँ पे। पर लेकिन यहाँ पे क्या बात की जा रही है, जो ये नए प्रोडक्ट निकल के आ रहे हैं इनमें सेल्फ पोलिनेशन होगा, मतलब दूसरे पेड़ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि वहां से मतलब पोलिनेटिंग कोई प्रोडक्ट निकल के आ रहा है जिससे पोलिनेशन हो यहाँ पे। तो सेल्फ पोलिनेशन की बात की है यहाँ पे, तो ये भी एक पॉजिटिव चीज है अगर देखा जाए तो पोलिनेशन वैसे कई तरीके से होता है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया मधुमक्खियों के द्वारा होता है, तितलियों के द्वारा होता है, हवा के द्वारा होता है, पानी के द्वारा होता है, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग जाके बैकग्राउंड में पढ़ लीजिएगा अगर इसके बारे में थोड़ा पढ़ना हो ये किस किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे इसका नाम याद रखिएगा DMH फर्स्ट, ये है धार मस्टर्ड हाइब्रिड फर्स्ट। ठीक है ना, तो इसका जिक्र किया गया है, तो रिलीज की गई है इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च ICR के द्वारा आफ्टर एक्सटेंसिव फील्ड ट्रायल। ठीक है, तो देखिए कई सारी चीजें और भी होती हैं किस तरीके से यूज हो रहा है। अब जाके मान लीजिए फील्ड ट्रायल कहाँ पे किया उन्होंने, पंजाब में, हरियाणा में, यहाँ पे कहीं फील्ड ट्रायल कर लिया है और जाके इसको उगाने लगे तमिलनाडु वाले एरिया में। तो इस तरीके से भी कई सारी चीजें देखी जाती हैं, उसका भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। तो बहुत ही एक्सटेंसिव ट्रायल होती है, बहुत ही अच्छे लेवल पे ट्रायल की जाती है, पर फिर भी कई सारी खामी बच जाती है, जो कि कुछ चीजें ऐसी होती है। मान लीजिए देखिए, आप मान लीजिए इसी का ले लीजिए, सिगरेट या बीड़ी का ही एग्जांपल ले लीजिए, पीना स्टार्ट कर दिया, ये थोड़ी ना कि स्टार्टिंग में ही प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाएगी। मान ले पीना स्टार्ट कर दिया तो अभी तो कुछ दिनों तक तो इसका इंपैक्ट दिखेगा ही नहीं, पर फिर जब इंपैक्ट दिखना स्टार्ट होगा वो काफी लंबे समय तक 2-3 सालों के बाद में इंपैक्ट दिखना स्टार्ट होगा। तो कुछ ऐसी भी प्रॉब्लम रहती है कि बोनार लगाना तो स्टार्ट कर देते हैं इन क्रॉप को, पर लेकिन लंबे समय में फिर इनका बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखना स्टार्ट हो जाता है। और कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम रहती है, देखिए एक बार जो बोल लिया जाता है इनको तो फिर इनसे ऐसा नहीं है कि सीड प्रोड्यूस कर दिए जाते हैं, फिर से नए सीड बनाने पड़ते हैं, उनको प्रोडक्शन करना पड़ता है। तो फिर से जिस कंपनी से खरीद के लेके आए उसी कंपनी से फिर से बीज खरीद के लेके आने पड़ेंगे। तो ये भी एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम पड़ जाती है किसानों के लिए। ठीक है, तो कई सारी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं यहाँ पे ये नाम याद रखना है इसका, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। ठीक है, ये भी एक इसकी टेक्नोलॉजी है जिसको डिफरेंट तरीके से, मतलब कुछ टेक्निकल वर्ड होते हैं, ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है उनके अंदर, क्योंकि हमको ओनली चीजों का पता होना चाहिए। देखिए एग्जाम की प्रिपरेशन होती है, आपको कितनी ज्यादा चीजों का पता है। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन एलिमिनेट करने होते हैं आप लोगों को, तो एलिमिनेशन में फायदा मिल जाता है वहां पे। तो कोशिश क्या कीजिए कि ज्यादा चीजों में पीएचडी करने के बजाय, क्योंकि यहाँ पे पीएचडी करने नहीं बैठे हैं, ज्यादा कोशिश किया जाए ज्यादा से ज्यादा टॉपिक को कवर कर लिया जाए। ठीक है, तो रोबस्ट पोलिनेशन कंट्रोल की वो देखना पड़ेगा। तो बीटी ब्रिंजल के बारे में जिक्र कर रहे हैं, डिकेड एगो जिस तरीके से उस पर किया गया था, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा,
ऐसा तो नहीं है आने वाले टाइम में कि ये मस्टर्ड भी बेटी ब्रिंजल की तरह ही हो जाए, तो ये बात यहाँ पे बोली गई है। देखिए जीएसटी के बारे में हम बहुत बार जिक्र कर चुके हैं, तो जीएसटी इंप्लीमेंट करने की बात आ रही है 1 जुलाई से, ठीक है ना, 1 जुलाई से बात कर रही है इसको इंप्लीमेंट करने की। तो यहाँ पे बात की गई है जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर, तो जीएसपी बोला गया इसको, ठीक है ना। तो ये सुविधा प्रोवाइडर क्या है, जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा आज की डेट में दुनिया भर के ऐप अवेलेबल है, किसी भी चीज का ऐप लोग उठा लीजिए, हेल्थ से रिलेटेड लिख लीजिए, या फिर कोई सीरियल, इवन सीरियल के रिलेटेड बहुत सारे ऐप आ रहे हैं आज की डेट में, या कोई रनिंग करने जाना है तो आप लोग उसका ऐप देख सकते हैं, वो आपकी डायरेक्शन भी नापेगा और आपका मतलब कितना आप लोगों की एनर्जी वेस्ट हुई है, तो वो सारी सारी चीजें नापने के लिए भी ऐप अवेलेबल है। इसी तरीके से ये भी एक ही तरीके का प्रोवाइड बनाने की बात चल रही है कि यहाँ पे वेब पोर्टल होगा, मोबाइल ऐप होगा, काउंट करेंगे किस किस तरीके से कहाँ पे क्या क्या यूज हो रहा है, कस्टम ऐप्स होंगे और ईआरपी, मतलब कई सारा पूरा एक सिस्टम बनाया जाएगा जिसके तहत ये काम करेगा और पूरे जीएसटी नेटवर्क के तहत आएगा, जो कि हम लोगों ने कल भी देखा था। तो एक सर्वर होगा जिससे सारी चीजें कनेक्टेड होगी, क्या रजिस्ट्रेशन होना है, क्या चालान जनरेशन होना है, इनवॉइस किस तरीके से अपलोड करने हैं, रिटर्न किस तरीके से फिलिंग करनी है, लेंडर मतलब सारा जिस तरीके से फॉर्म नहीं फिल करते हैं आप लोग, जैसे फॉर्म फिल करते हैं कोई भी एग्जाम का, तो वहां पे आप लोग पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं, 10th तब की है, 12th तब की है, ग्रेजुएशन ये की है, इतने इतने मार्क्स यहाँ पे है, एड्रेस ये है, मम्मी पापा का नाम ये है, डेट ऑफ बर्थ ये है। तो उसी तरीके से इसका भी पूरा नेटवर्क तैयार किया जा रहा है कि ताकि एक सुविधा रहे लोगों को, क्योंकि जीएसटी लाने का मकसद क्या है, जीएसटी लाने का सीधा सीधा मकसद है कि सिंप्लीफिकेशन ऑफ द टैक्स, टैक्स को किस तरीके से सिंप्लीफाइड किया जाए, उसको पे करने में भी लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, तो पूरा फोकस उसके ऊपर है। तो इसीलिए यहाँ पे इस पे वर्क किया जा रहा है, और जिस तरीके से पेपर वर्क जितना होता है उससे बचा जा सके, तो इसलिए जीएसटी को कन्वर्ट करके जीएसटी के मतलब जीएसटी नेटवर्क की टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी, जिसके तहत फिल करने में भी लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो ये पूरा यहाँ पे पेज फर्स्ट और पेज न्यूज पे, पेज 10 पे न्यूज दी गई है। पेज फर्स्ट और पेज 11 पे न्यूज है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड न्यूज है। इन्होंने अभी प्रेडिक्शन फिर से लगाया क्या कि जो इन्होंने 96% नॉर्मल मानसून लगाने की बात की थी, वो बढ़ा के 98% की कर दी गई है। अच्छी खासी मानसून आने वाली है अब की बार, मतलब अच्छी खासी झमाझम बारिश बरसेगी, तो इंजॉय, जितनी गर्मी आप लोगों को आज लग रही है आने वाले टाइम में उतना ही फिर इंजॉय करने का टाइम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये एस्टिमेशन बढ़ा दिया गया। देखिए एस्टिमेशन निकालते किस बेस पे, लॉन्ग पीरियड एवरेज, ये लॉन्ग पीरियड एवरेज के बेस पे एस्टिमेशन निकालते हैं। ये होता क्या है, लॉन्ग पीरियड एवरेज जो इंडिया में यूज किया जाता है वो लगभग 50 ईयर का एवरेज निकाल दिया जाता है मानसून का, किस तरीके से मानसून हो रही है, फिर उसके बेस पे प्रोडिक्शन लगाया जाता है कि इस बार इतनी मानसून होने वाली है, ठीक है। तो पहले 96 था, उसको बढ़ा के 98 कर दिया गया, जो फोरकास्ट इन्होंने अप्रैल में की थी। अब इसको एल नीनो भी मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाया था, उस दिन आर्टिकल डिस्कस किया था। देखिए कंटिन्यूअस देखा कीजिए वीडियो को, तो आपको मतलब कनेक्ट होने में ज्यादा आसानी रहेगी, ठीक है। एल नीनो इफेक्ट हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझाया था उस दिन, एल नीनो ला नीना पूरा मैंने आप लोगों को मैप के थ्रू समझाया था, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा पीछे वाले लेक्चर में। तो इसका भी इंपैक्ट अब की बार कम रहेगा, जिससे अच्छी मानसून होने का जिक्र किया जा रहा है, ओके। यहाँ पे देखिए पेज 9 पे न्यूज है, डेटा पॉइंट पे जो न्यूज आती है एडिटोरियल वाले पेज के बराबर में। तो यहाँ पे डोवरी के जो केस है हमारे यहाँ में, ठीक है, तो कहीं ना कहीं घट गए हैं, थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ा है, बहुत ही अच्छी बात है। देखिए यार मेरी समझ में ये नहीं आता है, सामने वाली बंदी जिसके साथ में शादी हो रही है, अपनी फैमिली परिवार दुनियादारी सब छोड़ के आ रही है, उसके बाद में फिर उससे दहेज भी मांगा जाता है, मतलब किस तरीके की सोसाइटी है, मतलब सोचने में मजबूर कर देती है। मतलब ये तो कम से कम यार जो पुरानी प्रथा चली हुई आ रही है, मतलब मानता हूं कि मम्मी पापा की सारी बातें फॉलो करनी चाहिए, पर अगर इस तरीके की बात में आपको फोर्स कर रहे हैं मम्मी पापा, तो बिल्कुल फॉलो मत कीजिए वहां पे, ठीक है। अपनी खुद की भी समझ जनरेट कीजिए, एक जिसके साथ में शादी करने जा रहे हैं, लाइफ पार्टनर बनाने जा रहे हैं, पूरी जिंदगी साथ में रहना है, क्या एक ये दहेज एक ऐसी चीज हो गई कि उसको फॉलो करके चलना है, तो कोशिश कीजिए कि उससे निकलने की कोशिश कीजिए, कम से कम न्यू जनरेशन तो निकलने की कोशिश कीजिए। पुरानी जनरेशन जो चल के आ रही है उनको तो देखो बदलना, उनकी आइडियोलॉजी बदलना मुश्किल है, पर लेकिन हम तो कम से कम अपनी आइडियोलॉजी बदल के चल सकते हैं। तो इसे फोकस कीजिए, ये मैं चाह रहा हूँ कि घट के यहाँ पे 0 पे आ जाए अभी आने वाले 1-2 सालों में, और तो मजे ही आ जाए जिंदगी जीने का। चलिए जो भी है आगे चलते हैं। अभी कल परसों भी हमने देखा था पेज 11 पे फिर से न्यूज है, ये पनडुब्बी के बारे में हम लोग जिक्र कर रहे हैं, प्रोजेक्ट 75I, ये याद रखिएगा, परसों भी हम लोगों ने जिक्र किया था, ठीक है। जो फर्स्ट सबमरीन है यहाँ पे ये है कलावरी, तो इसका याद रखिएगा, इसको अभी अगस्त में बोला गया था। तो जो ये नए वाली 6 आ रही है उनको भी इंट्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं 2022 तक, तो अच्छी खासी हमारे यहाँ पे सबमरीन हो जाएगी, जिससे हमको समुद्र में एक रक्षा करने की बात चले, पनडुब्बी हिंदी में बोला जाता है इनको, ठीक है। इंडिया और फ्रांस के साथ में रिलेशन बनना है, और जो लगाया जा रहा है लगभग 50,000 करोड़ का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएगा, ठीक है। तो देखिए इसके बारे में थोड़ा याद रखिएगा आप लोग। पेज 13 पे न्यूज है, ये है सेंटर नोटिफाइड रूल ऑफ द कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स की डेफिनेशन थोड़ी याद रख लीजिए, ये कोई भी टैक्स जो कि प्रॉफिट पे छोड़ा जाता है, या फिर जो प्रॉपर्टी सेल कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं वहां पे, उस पे जो टैक्स लगाया जाता है उसको कैपिटल गेन टैक्स बोलते हैं। इसके लिए फाइनेंस एक्ट 2017 में चेंज किया जाएगा, ठीक है। जो देखिए कई सारी चीजें होती हैं, क्या करते हैं एक तरीके से अपना प्रॉफिट तो अच्छा खासा रहता है, पर लेकिन प्रॉफिट दिखाया नहीं जाता है, क्योंकि टैक्स ना लग जाए उस पर, तो टैक्स बचाने के लिए जो टैक्स टेररिज्म होता है उसको सही करने में फायदा करेगा, ओके।
पेज 18 पे न्यूज है, अरुणधति रॉय जी के द्वारा एक नोवेल लिखा गया है, अभी पहले इन्होंने एक नया 2 डिकेड पहले कोई नोवेल लिखा था, उसका नाम था द गॉड ऑफ द स्मॉल थिंग्स, ठीक है ना। किसके तहत इनको बहुत सारे प्राइज भी मिले थे, और ये फर्स्ट फीमेल बोली जाती है इंडिया की जिनको बुकर प्राइज मिला था 1997 में, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो इनका नया नोवेल आया अभी, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये इनके द्वारा लिखा गया, अरुणधति रॉय जी के द्वारा। ओके, काफी न्यूज में रहती हैं ये भी। इसके अलावा मैंने कल क्वेश्चन पूछे थे, रविंद्रनाथ टैगोर जी से रिलेटेड क्वेश्चन था, उनको नोबेल प्राइज मिला था 1913 में, ठीक है ना, 1913 में। तो नोबेल प्राइज लिटरेचर में मिला था इनको। अमर्त्य सेन जी के बारे में पूछा था मैंने, तो इनको इकोनॉमिक्स में मिला था 1998 में, ठीक है। तो इसके 12 फिर मैंने पूछा था आप लोगों से नीति आयोग के बारे में। जो देखिए चेयरमैन जो होता है उसके प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वाइस चेयरमैन अरविंद पनगरिया, ठीक है ना, और जो सीईओ है वो अमिताभ कांत। ओके, सेंसस के बारे में पूछा था। 2011 का जो सेंसस था उसके जो डायरेक्टर जनरल मतलब रजिस्ट्रार जनरल जो थे और जो कमिश्नर भी बोला जाता है, तो उनका नाम था चंद्रमौली, ठीक है ना, सी चंद्रमौली था उनका नाम, याद रखिएगा। आईएलओ के बारे में मैंने पूछा था, आईएलओ का फॉर्मेशन 1919 में हुआ था, ठीक है, और जो हेडक्वार्टर है उसका स्विट्जरलैंड में है, जनेवा में। 1919 का नाम देख के क्वेश्चन याद आ गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, याद आ रहा होगा आप लोगों को 1919। उसका एक और नाम था दूसरा, उसका नाम बताइएगा, और इसके साथ साथ में 1909 वाले का भी नाम बता दीजिएगा। बहुत ही ज्यादा फेमस है, इसके बारे में कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, तो दोनों का नाम बताइएगा। और यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है डायरची वाला जो सिस्टम था, डायरची वाला सिस्टम इसी से कनेक्टेड है, ठीक है ना। डायरची जो 2 जगह गवर्नमेंट आप लोगों ने देखा होगा डायरची बोला जाता है, तो जो इंट्रोड्यूस किया गया था प्रोविंशियल लेवल पे, वो यहीं पे इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है ना। तो इसको भी थोड़ा याद रखिएगा, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। देखिए क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए। लेक्चर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक कीजिए, और इसके अलावा अगर पसंद आता है तो फिर शेयर भी कीजिए लोगों को। और इसके अलावा क्या करना है, देखिए पीडीएफ आपको नीचे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप लोगों को वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लेनी है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।